नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की है वीडियो पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 साबित होगी, क्योंकि सोशल साइंस क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री के वही प्रश्न करवाऊंगा जो परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ साबित होंगे। संपूर्ण वीडियो में संपूर्ण इतिहास को खत्म किया गया है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आ चुका है कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति किस स्थल से मिली है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो में कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति मिली है। यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट के साथ आंसर को लाए हैं, यानी कि इस चित्र में आपको दर्शाया गया है वही व्यक्ति जो कि कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए है। इससे पता चलता है कि जो मोहनजोदड़ो यानी कि जो हड़प्पा वासी लोग थे वो वस्त्र पहनते थे, यानी कि कपास का उत्पादन भी करते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 2। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भंडार गृह नहीं पाया गया था? यानी कि भंडार गृह किस स्थान पर नहीं पाया गया था हड़प्पा सभ्यता में? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या लोथल में? तो राइट आंसर की अगर बात करें कालीबंगा, यानी कि कालीबंगा में किसी भी प्रकार का भंडार गृह नहीं पाया गया, जबकि हड़प्पा में भी मिला है, मोहनजोदड़ो और लोथल में भी आपको भंडार गृह देखने को मिलते हैं। यानी कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल इन पुरास्थलों पर भंडार गृह मिले हैं, जबकि कालीबंगा में किसी भी प्रकार का भंडार गृह नहीं मिला है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट, कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्नि कुंड मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? अग्नि कुंड मिले हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे आगे एग्जाम में पूछ ले कि किस स्थल पर अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको बताना है कि कालीबंगा और लोथल स्थानों पर अग्नि कुंड के अवशेष यानी कि अग्नि कुंड मिले हैं। संभवतः यज्ञ के लिए किए जाते होंगे, यानी कि जो अग्नि कुंड थे वहां पर कालीबंगा और लोथल पर, वो किस लिए थे? वो यज्ञ करने के लिए थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े क्या पाए गए थे? भंडार गृह पाए गए थे। तो ये एनसीईआरटी का यहाँ पर पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि गर्तवास के संबंध में सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन आपको यहाँ पर पहचानना है। गर्तवास से तात्पर्य गड्ढे के नीचे बनाया गया आवास। गर्तवास का साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है। तो यहाँ पर आपको गलत कथन पहचानना है। तो पहला कथन कहता कि गर्तवास से तात्पर्य गड्ढे के नीचे बनाया गया आवास, यानी कि ये तो कथन कैसा होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। गर्तवास का साक्ष्य बुर्ज होम से मिलता है, बिल्कुल वहीं पर मिला है। जो बुर्ज होम आपका स्थल है ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में मिला है, यानी कि गर्तवास का जो साक्ष्य मिला है बुर्ज होम यानी कि कश्मीर में मिला है। यानी कि यहाँ पर दोनों कथन दिए गए, दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना है, तो गलत इसमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इस एनसीईआरटी पॉइंट को। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे क्या कहते हैं? गर्तवास कहते हैं, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। ठीक, उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह भी मिली है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही कथन यहाँ पर बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप के बारे में जानते थे। इस सभ्यता के लोग चांदी के बारे में जानते थे। इस सभ्यता के लोगों को कपास की खेती का ज्ञान था। तो यानी कि यहाँ पर 3 कथन दिए गए, यहाँ पर कौन सा कथन सही होगा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप के बारे में जानते थे, यानी कि बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर हो जाएगा। माप यानी कि वो क्या करते थे? वाट बनाते थे, जो कि किस पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से वो लोग क्या करते थे? बांट बनाते थे, जो कि मापने तोलने के काम आते थे।
इस सभ्यता के लोग चांदी के बारे में जानते थे, बिल्कुल चांदी के बारे में जानते थे। किसके बारे में जानते थे? चांदी के बारे में जानते थे। जो इस सभ्यता के लोग थे, चांदी का जो जो प्रमुख स्थल था, वो स्थल का नाम था खेतड़ी, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे। इस सभ्यता के लोगों को कपास की खेती का भी ज्ञान था, यानी कि कपास के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जो लोग पहनते थे वस्त्र, वो भी कपास से ही निर्मित वस्त्र पहनते थे। यानी कि यहाँ पर तीनों ही कथन कैसे हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन यहाँ पर भी आपको पहचानना है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त लिखे गए, उनकी भाषा संस्कृत थी, यानी कि ये तो कथन कैसा यहाँ पर हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऋग्वेद में 1028 सूक्त लिखे गए थे, यानी कि 1028 सूक्त लिखे गए थे। उनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत उनकी भाषा थी। ऋग्वेद में दस्यु नामक आर्य कबीले की चर्चा की गई है, जिसने भरत वंश को पराजित किया, यानी कि ये कथन गलत हो जाएगा। दस्यु का मतलब होता है दास। ऋग्वेद में कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं द्वारा भी की गई है, बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। ऋग्वेद में देवताओं के साथ देवियों का भी उल्लेख है, यानी कि ये भी कथन यहाँ पर कैसा होगा? राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है, बी ही यहाँ पर कैसा होगा? सही हो जाएगा, यानी कि गलत यहाँ पर दिया गया है तो सही हो जाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन बताना था, तो गलत कौन सा होगा? यहाँ पर बी हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखिएगा, वेद कितने होते हैं? वेद आपके होते हैं 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। कितने साल पहले? 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोलना। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोलना। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। एक यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। कौन कौन से प्रमुख देवता हैं? इंद्र, यानी कि अग्नि, इंद्र और सोम, ये 3 देवताओं के नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। अग्नि को आग का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। और सोम को एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है। सोम एक प्रकार का पौधा था जिससे एक प्रकार का क्या बनाया जाता था? पेय पदार्थ बनाया जाता था। ये प्रमुख 3 देवता थे। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। निम्न में से उन देवताओं की पहचान कीजिएगा जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है। अभी हमने आपको बताया है कि वो कौन से 3 देवता हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ऋग्वेद काल में। इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सोम, इंद्र, विष्णु, इंद्र, सोम, अग्नि। तो अभी हम आपको बता चुके हैं, तो इसका जवाब आप बता सकते हैं ना? बता देंगे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे आप सभी लोग? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप सभी लोग बता देंगे। कौन सा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 8, कहता है कि वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। यहाँ पर आपको कैसा बताना है? गलत कथन पहचानना है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ हिस्सा राजा अपने पास रख लेता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। ऐसे व्यक्ति को राजा के रूप में चुना जाता था जो कुशल योद्धा हो। राजा का पद आनुवांशिक नहीं था। राजा को स्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार था। तो यहाँ पर गलत कथन बताना है, तो पहला तो कथन यहाँ पर सही होगा। जो राजा क्या करता था? युद्ध करता था। युद्ध में उसे जो धन प्राप्त होता था, धन का हिस्सा राजा अपने पास भी रखता था और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे देता था। ठीक, और ऐसे व्यक्ति को राजा चुना जाता था जो कुशल योद्धा हो। ये भी कथन सही हो जाएगा। वैदिक काल के संबंध में राजा का पद कैसा था? आनुवांशिक नहीं था। चाहे कौन भी राजा बन सकता था जो कुशल योद्धा हो, यानी कि ये भी कथन गलत, यानी कि ये भी कथन कैसा होगा? सही होगा। आपको गलत बताना है तो गलत साधारण सी बात है, डी वाला हो जाएगा। डी होगा कि राजा को स्थायी रूप से कर वसूलने का अधिकार था। राजा किसी भी प्रकार से कर नहीं वसूलता था।
जिसकी इच्छा हो वो राजा को कर दे सकता था, यानी कि स्वेच्छाकारी के रूप में राजा को कर दिया जाता था। बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर राजा को स्थायी रूप से कर कब मिलने लगा था, ये मिलने लगा था महाजनपद काल में। जो राजा थे वो स्थायी रूप से कर वसूलने लगे थे महाजनपद काल में, यानी कि 6ठी शताब्दी की वो बात करेंगे बाद में। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 9। कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इनाम गांव घोड़ नदी पर एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है। यहाँ वयस्कों को आमतौर पर जमीन में सीधा दफनाया जाता था, उत्तर की ओर सिर के साथ। तो यहाँ पर बताना कि कथन कौन सा यहाँ पर सही है। कथन तो यहाँ पर इनाम गांव घोड़ नदी पर एक स्थल है जो भीमा की एक सहायक नदी है, यानी कि कथन एक कैसा होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो वयस्क व्यक्ति थे उनको जमीन के अंदर दफनाया जाता था। किसमें दफनाया जाता था? जमीन के अंदर दफनाया जाता था। और उनका जो सिर था उत्तर की ओर सिर के साथ, यानी कि उनका सिर किस दिशा में करते थे? उत्तर की ओर, यानी कि ये भी कथन कैसा होगा, सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोनों ही कथन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पॉइंट आप सभी लोग नोट करते चलेंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनाम गांव यहाँ पर देखिएगा आप सभी लोग, ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक, इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। किस दिशा की ओर होता था? उत्तर दिशा की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ठीक, ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के साथ पास रख दिए जाते थे। यानी कि ये दोनों कथन कैसे होंगे? यहाँ पर दोनों कथन जो दिए गए थे वो सही कथन हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप सभी लोग देखते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे भी पढ़ लेते हैं मेहरगढ़ के संबंध में, फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कौन सा स्थान? मेहरगढ़। वर्तमान में कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। ठीक है, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इन इलाकों में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, तो मेहरगढ़ में जो लोग दफनाए जाते थे वहां पर एक साक्ष्य मिला है बकरी के साथ। लोगों को बकरी के साथ भी दफनाया जाता था मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में अगर दफनाने की बात करें तो बकरी के साथ, अगर बात करें इनाम गांव में दफनाने की तो आप बताएंगे कि उनका सिर उत्तर की दिशा की ओर होता था। ठीक, इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 साल पहले संस्कृत भाषा में की गई थी, यानी कि कथन एक कैसा होगा, राइट हो जाएगा। वेदों में वर्णित प्रथाएं अवेस्ता नामक एक ईरानी पुस्तक के समान है। बिल्कुल राइट कथन है। जब एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें इसकी समानता किसके साथ की गई है? अवेस्ता नामक एक ईरानी पुस्तक के साथ। ठीक ना, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है बोलना, हम ये भी आपको बता चुके ना। 1028 सूक्त हैं। तो यहाँ पर कथन तीनों ही कैसे हो जाएंगे? तीनों ही सही कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आ चुका 11, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सालाभोग किस प्रकार की भूमि थी? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो सालाभोग भूमि थी वो कैसी भूमि थी? मंदिरों को दान में दी गई भूमि, पाठशालाओं को दान में दी गई भूमि, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो जो सालाभोग भूमि थी वो कैसी भूमि थी? वो भूमि थी आपकी पाठशालाओं को दान में दी गई भूमि को कहते थे सालाभोग भूमि। क्या कहते थे? सालाभोग भूमि कहते थे। यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट भूमि के प्रकार, यानी कि क्वेश्चन यहीं से आपकी बार फंसेगा। चोल अभिलेखों में भूमि एवं विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बेलन वगाई कहते थे गैर ब्राह्मण किसान
स्वामी की भूमि को। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गैर ब्राह्मण किसान की जो भूमि होती थी उसे क्या कहते थे, बेलन गवाई कहते थे। ब्राह्मणों को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसे कहते थे ब्रह्मदेह। क्या दोस्तों कहते थे, ब्रह्मदेह कहते थे। साला भोग भूमि किसे कहते थे, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दान दी जाती थी उस भूमि को कहते थे साला भोग। क्या कहते थे, साला भोग कहते थे। और देवदान या तिरुनपन कट्टनी, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, तिरुनम कट्टनी जो भूमि थी यहाँ पर देवदान, उस भूमि को मंदिर में दान किया जाता था। ठीक, पल्लीचंदम जो भूमि थी यानी कि जो भूमि का प्रकार था, ये जैन संस्थानों को दी जाने वाली दान में भूमि का एक प्रकार था। यानी कि इंपॉर्टेंट भूमि के प्रकार हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको यानी कि मैच यानी कि मिलान के रूप में भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इन सभी को आप सभी लोग याद रखेंगे। जो साला भोग भूमि होती है वो विद्यालय से संबंधित है। ठीक, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित को सुमेल करो, यानी कि मिलान यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर पहला दिया गया सूक्त। सूक्त को हमने बताया था कि जो वैदिक काल में जो प्रार्थना यानी कि जो ऋचाएं हैं उनकी संख्या कितनी थी, 1028 थी। तो इसका मिलान किसके साथ होना चाहिए, इसका मिलान किसके साथ होगा, अच्छी तरह बोला गया। यानी कि सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह बोला गया। इनकी संख्या कितनी है, 1028। रथ का प्रयोग कहाँ किया जाता था, रथ जो प्रयोग किया जाता था युद्ध में इसका प्रयोग किया जाता था। यज्ञ किस लिए किए जाते थे, यज्ञ अनुष्ठान के लिए किए जाते थे। दास क्या होता है, दास का मतलब होता है दोस्तों गुलाम, यानी कि दास का चला जाएगा गुलाम के साथ। महापाषाण का मतलब होता है सजाए गए पत्थर, यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से इनको हमने यहाँ पर मिलान कर लिया है, यानी कि सुमेल कर लिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर मिलान करने से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेल करो। यहाँ पर दिया गया है तामा। जो तामा है, तामा आपका कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है राजस्थान। यानी कि प्राचीन काल की जो हड़प्पा सभ्यता थी, जो वहाँ पर तामा के जो स्रोत मिले थे यानी कि जो तामा के जो साक्ष्य मिले थे वो राजस्थान के खेतड़ी, यानी कि एक स्थान है खेतड़ी, उस स्थान पर तांबे मिले थे। ठीक, सोना आपका कर्नाटक। ठीक, सोना जो है कर्नाटक। और बलुआ पत्थर जो आपका है ये मिलता है बहुमूल्य पत्थर जो कि गुजरात। टिन आपका अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या हो चुका है, पूरी तरह सभी चीजों को यहाँ पर भी मिला दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। नेक्स्ट आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। ईरान जाने वाले रास्ते पर बोलन दर्रे के समीप कौन सा स्थान है। जब हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ पर क्या होता है, मतलब कि बोलन दर्रे के समीप स्थान है आपका मेहरगढ़। ईरान जाने वाले रास्ते पर पड़ता है ये मेहरगढ़। मेहरगढ़ आपका कहाँ पर है, मेहरगढ़ आपका कहाँ पर है, ये है आपका पाकिस्तान में है। ठीक ना। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है, प्रस्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। क्या अर्थ होता है, प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हर्षवर्धन को दक्कन की ओर आगे बढ़ने से रोका था, किसने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। पुलकेशिन द्वितीय था, ये चालुक्य राजा था। कैसा राजा था, चालुक्य राजा था। इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने इसकी प्रशंसा में क्या लिखा था, इसने लिखा था ऐहोल प्रस्तुति की रचना की थी रवि कीर्ति ने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशंसा के संदर्भ में। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को क्या किया था, दक्कन की ओर पराजित कर दिया था। यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही, जो कि माना जाता है कि जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को इसने दक्कन की ओर आगे से बढ़ने से रोका और युद्ध में पराजित कर दिया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आ चुका है 17 कहता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है। ये जो 99% जो मानव इतिहास की जो कहानी घटित हुई है वो हुई है पुरापाषाण काल में। किस काल में दोस्तों, पुरापाषाण काल में 99% मानव इतिहास की घटनाएं घटित हुई हैं। यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पॉइंट कहता है कि जिस काल में, यानी कि जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल वे पुरापाषाण काल कहते हैं, जो दो शब्दों यानी कि पुरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब बात करें यहाँ पर पुरापाषाण काल 20 लाख पहले से
1,20,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित हुई है, यानी कि पुरापाषाण काल में घटित हुई है। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। कैसे बदलाव? पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे कहते हैं मेसोलिथ, यानी कि मध्यपाषाण काल। ठीक, तो इनकी समय सीमा 1,20,000 से लेके कितनी है, 1 लाख तक मानी गई है। इस काल के जो औजार थे आमतौर पर कैसे थे, बहुत छोटे थे, तो इन्हें क्या कहते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता है। इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 18। कौन से नृत्य रूप हैं जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है, यानी कि क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है ना, तो ये भी यहाँ पर कैसा होगा, राइट हो जाएगा। कथकली यानी कि केरल का, ये भी एक क्लासिकल डांस है, ये भी राइट हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है, तो यहाँ पर ये भी राइट होगा। कहने का मतलब है उपरोक्त सभी यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती थी दोस्तों, क्या कहलाती थी? संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य या बौद्धिक साहित्य। जो संगम यानी कि संगम साहित्य कहलाती थी। जो तमिल यानी कि जो दक्षिण भारत की जो प्राचीन रचनाएं हुआ करती थी उनको कहते थे संगम साहित्य। क्या कहते थे? संगम साहित्य कहते थे। यहाँ पर पॉइंट भी आपके लिए लाए हैं, यानी कि आपकी सुविधा के लिए संपूर्ण इतिहास की यह वीडियो है, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बताया ना जाए, यानी कि सभी चीज़ों को सम्मिलित यहाँ पर किया गया है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की हैं। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई आपका पड़ता है, तमिलनाडु का एक शहर है ना, के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता है। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, यानी कि जो प्राचीनतम जो तमिल रचनाएं हैं उनको क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। नैनार अलवार भक्ति आंदोलन कहां पर चला था? ये जो आंदोलन चला था, ये चला था दक्षिण भारत में। कहां पर चला था? दक्षिण भारत में यह आंदोलन चला था। नैनार जो संत थे, जो नैनार संत थे, ये किसके भक्त थे, यानी कि किसकी पूजा करते थे? नैनार जो संत थे ये पूजा करते थे शिव शैव की, यानी कि शैव धर्म को ये मानते थे। जो नैनार संत शैव को मानते थे, जबकि जो अलवार थे ये वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक, इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ चुका है यहाँ पर 21। दक्षिण भारत यानी कि तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? बेल्ला, उड़वार, कड़ेसियार या अधिमई। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो दक्षिण भारत में जो बड़े भूस्वामी यानी कि जो किसान थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था बेल्ला। क्या कहा जाता था? बेल्ला कहा जाता था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार पढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग थे। कितने तरह के लोग थे? 3 तरह के लोग थे। तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उनको क्या कहते थे? बेल्ला कहते थे। यहाँ पर आ चुका है एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको भी नोट करेंगे आप सभी लोग। जो तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे उनको बेल्ला कहते थे। साधारण हलवा यानी कि जो खेत जोतने वाले थे उनको उड़वार कहते थे। जो साधारण किसान थे ना, जो भूमिहीन यानी कि जिनके पास जमीन यानी कि कृषि भूमि है ही नहीं, तो वो भूमिहीन यानी कि मजदूर दास को क्या कहते थे? अधिमई कहते थे। ठीक, इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। यानी कि 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बड़े भूस्वामी थे बेल्लाल, और जो साधारण यानी कि हलवाई थे उनको कहते थे उड़वार। जो भूमिहीन थे उनके पास कुछ नहीं था उन्हें कहते थे अधिमई। यानी कि तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि मुगल काल में किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? जो मुगल काल की जो बस्ती थी किसानों की, उन बस्ती को कहते थे उर। क्या कहते थे? उर कहते थे। एक बात और यहाँ पर आप सभी लोग समझेंगे, नाडू क्या था? नाडू था बस्तियों के जो बस्ती जो थी उनके समूह को क्या कहते थे? नाडू कहते थे। यानी कि बस्तियों के समूह को नाडू कहा जाता था, जबकि किसानों की बस्तियों को उर कहते थे मुगल काल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 23, 1817 में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटने वाला स्कॉटलैंड का दार्शनिक कौन था? यानी कि स्कॉटलैंड का वह दार्शनिक जिसने हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश 3 भागों में भारत को बांट दिया, यानी कि अपनी पुस्तक में उसने ऐसा ही दर्शाया है। उसकी पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि जेम्स मिल की यहाँ पर बात हो रही है। जेम्स मिल की ही एक पुस्तक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास। तो उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 भागों में उसको बांट दिया था, जो कि एक दार्शनिक था। कहाँ का दार्शनिक था? स्कॉटलैंड का दार्शनिक था। इसने ही कहा था कि भारत जो है बिना अंग्रेजों की मदद में आगे नहीं बढ़ सकता है। ये भी कहा था जेम्स मिल ने। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। ये भी कथन आप सभी लोग याद रखेंगे। ये कथन कहा था जेम्स मिल ने। जेम्स मिल से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर देख लेते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब ने उन्होंने क्या किया कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे। अब बात करें यहाँ पर पॉइंट नंबर नेक्स्ट की, तो मिल क्या कहता था कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की तरह, यानी कि सभ्यता की राह पर ले जा सकता है। कौन कहता है? कि मिल कहता है कि ब्रिटिश यानी कि जो अंग्रेजी शासन है, सिर्फ यही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, यानी कि यह प्रगति नहीं कर सकता है बिना अंग्रेजों के। ये किसका मत था? ये था जेम्स मिल का मत। ये भी बात याद रखेंगे आप सभी लोग। भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यहाँ तक यह भी सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये भी यहाँ पर कथन आप सभी लोग याद रखेंगे कि यह कथन किसने कहा था कि अंग्रेजों को भारत में सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए? मिल ने कहा था, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी का जीवन प्रदान कर सकें। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता था। कौन कहता है? जेम्स मिल कहता है कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में भाषा कौन सी थी? कौन सी भाषा थी? फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की। तो राइट आंसर होगा फारसी। जो दिल्ली के सुल्तान की जो राजकीय यानी कि जो शासनकाल की जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र के थे, यानी कि ये भी कथन कैसा होगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन के थे, यानी कि ये भी कथन यहाँ पर कैसा होगा? यानी कि ये भी सही सुमेलित है। यहाँ पर पाल कहाँ के थे? कर्नाटक के नहीं थे, यानी कि ये तो कथन कैसा होगा? गलत होगा। जो पाल थे ये कहाँ के थे? बंगाल के शासक थे। ठीक, बंगाल के ये थे पाल। और यहाँ पर बात करें चोल आपके थे तमिलनाडु, यानी कि दक्षिण भारत के। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन 27। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तान ने प्रशासन में गुलामों की नियुक्ति की जिन्हें फारसी भाषा में बंदगाह कहा जाता था। बंदगाह कहा जाता था गुलामों को। ठीक, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? बिल्कुल राइट कथन है ये भी। ये बंदगाह राजाओं के विश्वास पात्र होते थे और राजा उन पर अपने बेटों से भी ज्यादा भरोसा करते थे, यानी कि ये भी कथन कैसा होगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। बंदगाह का मतलब क्या था? फारसी में इनका मतलब था गुलाम। क्या था? गुलाम था इनका, और इनको फारसी में कहा जाता था बंदगाह। ये जो बंदगाह थे, बंदगाह राजा के एकदम विश्वास पात्र माने जाते थे, बेटों से भी ज्यादा भरोसा इन पर किया जाता था। यानी कि केवल कौन से सही होंगे? दोनों यहाँ पर राइट कथन दिए गए, तो दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 28। 28 को भी देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कल्हड़ ने 12वीं सदी में एक बृहद यानी कि बृहद संस्कृत काव्य की रचना की। बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। कल्हड़ ने यह रचना कश्मीर के राजनीतिक इतिहास को इंगित करती है। बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। जो कल्हड़ था, यानी कि कल्हड़ एक पंडित मतलब कि ब्राह्मण, एक विद्वान था। कल्हड़ की जाति ब्राह्मण थी, जो कि एक विद्वान था। कहाँ का निवासी था? ये था निवासी कश्मीर का निवासी था। इसने एक पुस्तक भी लिखी, उस पुस्तक का नाम भी
आप सभी लोग याद रखें कि राज तरंगड़ी, कौन सी पुस्तक है? राज तरंगड़ी। इतनी बात आप सभी लोग याद रखेंगे, यानी कि राज तरंगड़ी इसके द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि इतिहास को दर्शाती, यानी कि इतिहास के बारे में यह पुस्तक लिखी गई है। तो यहाँ पर कथन तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 कहता है कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने कन्नौज के राजा चक्र युद्ध को पराजित किया। इस बात की जानकारी किस स्रोत से मिलती है? नासिक अभिलेख, ग्वालियर प्रस्थिति, ऐहोल प्रस्थिति, नागभट्ट प्रतिहार के सिक्के। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा ग्वालियर मतलब कि ग्वालियर प्रस्थिति से यह मिलता है। यह स्रोत कहाँ से मिलता है? ग्वालियर प्रस्थिति स्रोत से प्रतिहार नरेश नागभट्ट ने कन्नौज के राजा चक्र युद्ध को पराजित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर की सुलह एक कुल नीति सर्वात्रिक शांति पर आधारित थी। बिल्कुल सही कथन है, यानी कि जो अकबर की एक कुल नीति थी, यानी कि वो शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से लागू की गई थी, यानी कि ये तो सही हो जाएगा यहाँ पर। अबुल फजल ने सलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की, यानी कि ये भी कथन सही हो जाएगा। अकबर का दरबारी कवि कौन था? अबुल फजल था, जिसने अकबरनामा की रचना करी। ठीक, ये भी बात आप सभी लोग याद रखेंगे, तो दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 31। अकबर की सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि में बनाने में अकबर की मदद किसने की? अबुल फजल ने मदद की, तो राइट आंसर होगा अबुल फजल। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से उन मुगल शासकों की पहचान कीजिए जिनकी माताएं राजपूत परिवारों से थीं। हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जिनकी माताएं किस परिवार से थीं? राजपूत परिवार से थी। उन शासक का नाम क्या था? उन शासक का नाम था शाहजहां और जहांगीर। इनकी जो माताएं थी कहाँ से संबंधित थी? राजपूत परिवारों से संबंधित थी। अब बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 कहता है कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या वलमन ने? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34। अकबर के राजस्व मंत्री का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबुल फजल तो उसका दरबारी कवि था, फैजी भी उसका दरबारी कवि था, टोडरमल या उपरोक्त में से सभी, यानी कि नवरत्न में से तो ये सभी थे। ठीक, तो राइट आंसर की अगर बात करें, जो राजस्व मंत्री था टोडरमल। कौन था? टोडरमल राजस्व मंत्री था। यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबरनामा के विषय में सत्य है, यानी कि सही कथन है? यह पुस्तक 3 जिल्दों में रखी गई है। अकबरनामा 3 जिल्दों में रखी गई है, बिल्कुल सही कथन होगा। इसकी तीसरी जिल्द का नाम आइन ए अकबरी है। कैसी है? आइन ए अकबरी इसकी तीसरी जिल्द का नाम है, यानी कि ये भी कथन कैसा होगा? सही हो जाएगा। आइन ए अकबरी में अकबर के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। आइन ए अकबरी में अकबर के पूर्वजों का वर्णन नहीं किया गया है, यानी कि गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36। अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? अकबरनामा से मिलता है। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने इसकी रचना की थी। तो बात याद रखेंगे आप सभी लोग। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन यहाँ पर पहचानना है। रामानुज के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना। रामानुजन ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक बार क्या हुआ कि सीटेट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि किस व्यक्ति ने
11वीं सदी में यानी कि 11वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? रामानुजन ने प्रतिपादित किया था। कब किया था? 11वीं सदी में किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 भी होगा और 2 भी होगा यहाँ पर। ठीक, तो ओनली कौन से होंगे? 1 एंड 2 राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर बात करें अब क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कैसा कथन है? ये भी कैसा कथन हो जाएगा? बिल्कुल सही कथन हो जाएगा। यहाँ पर जो शंकर देव थे यानी कि जो शंकर का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। यानी कि कथन तो दोनों यहाँ पर कैसे दिए गए हैं? राइट कथन दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? गलत कथन को पहचानना है। अहोम जनजाति 13वीं सदी के दौरान म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गई। अहोमों ने भुइया यानी कि भूस्वामी का दमन कर नए राज्य की स्थापना की। 1530 के दशक में अहोमों ने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, जिन्हें शूद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? यानी कि गलत कथन यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया बिल्कुल सही कथन दिया गया कि जो अहोम जनजाति थी वो 13वीं सदी के दौरान म्यांमार से आई थी और कहाँ पर बस गई थी? ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गई थी। यानी कि कथन ए तो यहाँ पर कैसा है? सही है, लेकिन यहाँ पर गलत आपको बताना है। अहोमों ने भुइया यानी कि भूस्वामी का दमन कर नए राज्य की स्थापना की। यानी कि ये भी कथन कैसा है? स्टेटमेंट राइट है। यहाँ पर 1530 के दशक में अहोमों ने आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया, यानी कि अग्नि से उत्पन्न जो यानी कि अग्नि के जो यंत्र थे उनको इस्तेमाल किया था। यानी कि ये भी कथन कैसा होगा? सही कथन हो जाएगा। तो कथन कौन सा गलत होगा? तो कथन गलत हो जाएगा, होगा यहाँ पर डी कथन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? तो उसको भी जान लेते हैं। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, बिल्कुल विभाजित था, जिन्हें क्या कहते थे? शूद्र नहीं कहते थे, खेल कहते थे। दोस्तों क्या कहते थे? खेल कहते थे। जो उनके कुल को विभाजित किया जाता था उनको खेल कहते थे, ना कि शूद्र कहते थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा डी। ठीक, डी यानी कि ये वाला गलत होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, इसकी टेंशन मत लीजिएगा यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अहोम जाति से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट भी यहाँ पर देख लेते हैं। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों को जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे पाइक। याद रखेंगे, यानी कि अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम किया जाता था यानी कि जबरन काम लिया जाता था वे लोग कहलाते थे पाइक। शिव सिंह के काल में अहोमों लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बन गया? हिंदू। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे कहते थे खेल। क्या कहते थे? खेल कहते थे। मुगलों ने किसके नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था? मीर मुजला के नेतृत्व में, मीर जुमला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम राज्य पर हमला कर दिया था। किसने? मुगल काल में। ठीक, अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 की। वीरशैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात? तो राइट आंसर की अगर बात करें 12वीं शताब्दी के मध्य में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन? वीरशैव परंपरा भी कह सकते हैं। तो किस प्रदेश में यह प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था कर्नाटक प्रदेश में। यानी कि कर्नाटक में यह वीरशैव परंपरा यानी कि वीरशैव आंदोलन का उद्भव हुआ था 12वीं शताब्दी के मध्य में। इसका जो प्रमुख जो आंदोलनकारी था उसका नाम था वासबन्ना। क्या नाम था दोस्तों? याद रखेंगे आप सभी लोग, वासबन्ना था, जो कि एक ब्राह्मण था। कौन था? वासबन्ना एक ब्राह्मण था, जो कि राजा कलाचुरी के दरबार में रहता था। किसके दरबार में रहता था? राजा कलाचुरी के दरबार में रहता था। ये भी आप सभी लोग याद रखेंगे ना। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि मुस्लिम लीग ठीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, यानी कि सही कथन यहाँ पर पहचानना है। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी।
ऐतिहासिक लखनऊ समझौता लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। सभी सही है, यानी कि ये सभी क्या है, यहाँ पर सही वाला आंसर हो जाएगा। जो मुस्लिम लीग था इसने बंगाल विभाजन का भी समर्थन किया था। बंगाल विभाजन की बात करें तो 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक, इसने समर्थन दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक। और विभाजन के दशक में ही लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग भी की थी। यानी कि सभी कथन यहाँ पर कैसे दिए गए, बिल्कुल सही कथन दिए गए हैं। यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 42, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी, जिसे वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं, इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल नामक पुस्तक लिखी थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई, कब दी गई थी, इनको फांसी कब दी गई थी, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह यानी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीन व्यक्ति को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट तिथि है ये। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, खिलाफत आंदोलन यानी कि खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। मुख्य कारण बताना यहाँ पर। अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर सख्त संधि थोपना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों द्वारा मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को समाप्त यानी कि वापस ले लेना, इनमें से कोई नहीं। जो प्रमुख कारण था खिलाफत आंदोलन का वो था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने भी खिलाफत आंदोलन में सहयोग प्रदान किया था। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम लोगों का बहुत सहयोग महात्मा गांधी को मिला था, ठीक, जिसमें असहयोग आंदोलन को कभी कभी खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, इसलिए ही क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा अंग्रेजों ने क्या थोप दी थी, खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45, ठीक, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य यानी कि गलत कथन है, उसको यहाँ पर पहचानना है। साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में भारत आया और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1927 में इसकी स्थापना हुई, जबकि भारत में है 1928 में भी आया था। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। बिल्कुल राइट कथन यहाँ पर दो भी है और एक भी यहाँ पर कैसे कथन है, बिल्कुल सही कथन है। आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, किसने किया था, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आजाद हिंद फौज का जो गठन किया था किस व्यक्ति ने किया था, ये सभी लोग जानते हैं। इसका अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो इसका भी आप कमेंट में जवाब लिखेंगे कि आजाद हिंद फौज का गठन किस व्यक्ति ने किया था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन नहीं किया था, जबकि किसी अन्य व्यक्ति ने किया था जो कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। अब बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 की, बंगाल का विभाजन किस वायसराय की मतलब कि वायसराय ने कब किया था। बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन ने किया था, 1905 में किया था, ठीक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 कर्जन, 1905 बंगाल विभाजन। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू कब अध्यक्ष बनी, कब अध्यक्ष बनी थी ये, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका 1925। 1925 में भारत की प्रथम महिला सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 1925 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका क्वेश्चन नंबर 48, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ, कौन सा एक्ट, आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ, जिसके जरिए भारतीयों को यानी कि भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार ही छीन लिया गया था, उसे कहते थे आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट जो था उसमें जो भारतीय लोग थे उनके पास जो कुछ भी हथियार थे उनको क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। ये एक्ट कब पारित किया गया था, ये किया गया था 1878 में, कब, 1878, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान निम्नलिखित में से कब किया गया? 16 जनवरी 1946, 16 मार्च 1946, 16 अगस्त 1946, 16 नवंबर 1946। यानी कि लीग द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था, कब मनाया गया था या आह्वान किया गया था? 16 अगस्त 1946 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 की, 50 कहता कि 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी के दर्शन कब आए? मतलब दर्शन कब हुए? सिंचाई में रहेट, कताई में चरखा, युद्ध में बारूद वाले हथियार, उपर्युक्त में से सभी। यानी कि जो 700 से 1750 की अगर बात करें, सिंचाई में राहट भी आया, यानी कि नए दर्शन हो चुके थे प्रौद्योगिकी के। कताई में चरखा भी आ चुका था, युद्ध में बारूद भी आ गए थे, आलू मिर्च टमाटर भी आ चुके थे। यानी कि राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन आपके लिए यहीं तक थे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।